गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ये 10th का सोशल साइंस का क्लास है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में आज आपका तीसरा क्लास है। जैसा कि लेसन तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए एक क्लास में वीडियो पूरा नहीं हो पाता है, कई वीडियो बनाने पड़ते हैं एक चैप्टर के। तो फर्स्ट चैप्टर का तीसरा क्लास है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या विकास कह लीजिए, जिसमें हम आपको कल जो है बताए थे नेपोलियन का योगदान, फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन कौन था इसके बारे में बताया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया, और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यूरोप की जो सामाजिक संरचना, नए समाजों का उदय हुआ था, उसके बारे में आपको बताया गया। उदारवादी विचारधारा क्या है इसके बारे में आपको बताया गया था, और फ्रांस की राजनीति में उत्तरदायी कौन लोग थे, पुरुष या महिलाओं का योगदान क्या था, इसके बारे में बताया गया था। और रूढ़िवाद के बारे में, एक रूढ़िवाद विचारधारा जो थी उसके बारे में भी आपको बताया गया था। आज हम लोग क्रांतियों का युग पढ़ेंगे। फ्रांस में क्रांतियों का युग 1830 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक चला, जिसमें से रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ उदारवादी जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी क्रांतिकारी प्रयास करना प्रारंभ किए। जब रूढ़िवादी और निरंकुश शक्तियों ने अपनी शक्ति को और ज्यादा ठोस बनाने का प्रयास किया, मजबूत बनाने का प्रयास किया, तो इस राजतंत्रीय रूढ़िवाद व्यवस्था के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में पोलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, ऑटोमान साम्राज्य और इटली जैसे देशों में क्रांति की दिशा में फिर से दोबारा प्रयास प्रारंभ हुआ, और क्रांतियों का नेतृत्व करने वाले लोगों में बहुत सारे शिक्षित वर्ग के लोग, विशिष्ट लोग शामिल थे। इसमें से क्लर्क भी कुछ शामिल थे, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल थे, वाणिज्य व्यापार में लगे हमारे व्यापारी लोग शामिल थे, और मध्यम वर्ग और विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी शामिल थे 1830 ईस्वी की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में। पहली क्रांति जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई। राजतंत्रीय परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी प्रयास हुए, क्रांति के लिए प्रयास हुए, उसमें पहली क्रांति होने का श्रेय फ्रांस को मिला था। फ्रांस में जुलाई 1830 में होने वाली क्रांति द्वारा फ्रांस के पूर्व शासक चार्ल्स दशम को क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर लुई फिलिप को अध्यक्षता में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इस तरह से फ्रांस की पहली क्रांति 1830 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इसके बाद राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत की भूमिका क्या थी। क्रांतियों के योगदान में राष्ट्रवाद की भी भूमिका थी। राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताया गया था कि राष्ट्रवादी एक विचारधारा है जो लोगों के मन से, दिल से जुड़ा होता है। तो राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत की, कल्चर की क्या भूमिका थी। राष्ट्रवाद के विकास में जितना योगदान युद्धों का होता है कि युद्ध के द्वारा हम अपने देश में जो स्वतंत्रता ला सकते हैं या आज़ादी दिला सकते हैं, या देश का एकीकरण कर सकते हैं, उसी तरह से राष्ट्रवाद के विकास में जितना योगदान युद्धों का होता है, क्षेत्रीय विकास का होता है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृत की होती है, कल्चर की होती है। एक साझी संस्कृति, विरासत में कला, काव्य, किस्में, कहानियों, किस्सों और संगीत
लोक कथाओं, लोकगीतों और चित्रों ने यूरोप में 1830 ईस्वी से लेकर के 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग दिया था। रूमानीवाद क्या है? तो रूमानीवाद भी एक विचारधारा है। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, या रूमानीवाद का अर्थ क्या है? तो इसके इसी क्रम में हम रूमानीवाद को समझ लेते हैं कि रूमानीवाद क्या है। देखिए, रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक कल्चर का योगदान था, आंदोलन था, जो विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। एक खास किस्म के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहती थी रूमानीवाद। रूमानी कलाकारों तथा कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया करते थे। रहस्यवादी, अभी जैसे हमें रहस्य छिपा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत सारे विद्वान उसको पता करने में, भूगर्भ शास्त्री पता करने में अभी अपना योगदान दे रहे हैं कि कैसे क्या सिस्टम है, कैसी पृथ्वी हमारी रुकी है। तो ये रहस्य बना है ना, अभी सुलझा नहीं है। तो उसी तरह से रूमानीवाद कलाकारों, कवियों और तर्क, वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। रूमानीवाद चाहते थे कि एक साझी सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। इसी क्रम में स्थानीय बोलियों और लोक साहित्यों का भी फ्रांस की क्रांति में विशेष योगदान था। भाषाओं का योगदान विशेष था। (1848 ईस्वी में पेरिस में विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह क्यों हुआ? भुखमरी के कारण, कमियों के कारण, तमाम कमियों के कारण, और बेरोजगारी और बेकारी के कारण ये 1848 में पेरिस में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ सामान्य जनता के द्वारा। 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में भुखमरी, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और जन विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। यह रोजगार की समस्या, जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता का परिणाम था। 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों में बहुत सारी भुखमरी पैदा हुई, गरीबी पैदा हो गई और बेरोजगारी तंग आकर वहां के मजदूरों और किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह प्रारंभ कर दिया पेरिस में। 1848 के इन्हीं सामूहिक कारणों, सामूहिक प्रयासों में फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में है। तो पेरिस में ही विद्रोह प्रारंभ हुआ था, चालू हुआ था। तो पेरिस की सड़कों पर बहुत सारे भूखे प्यासे लोग उतर आए विद्रोह करने के लिए, और उन्होंने विद्रोह बहुत जमकर किया। स्थान पर बाधाएं प्रारंभ हो गईं, अवरोध प्रारंभ हो गया, और लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक नवीन गणतंत्र की घोषणा की गई लोगों के द्वारा। और इस गणतंत्र में देखिए, पहले क्या था कि जो लोग थे काम करते थे, काम करने वाले लोग थे, 24 वर्ष के आयु पूर्ण हो जाता था, केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था फ्रांस में। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस विद्रोह में क्या हुआ, इस गणतंत्र की घोषणा जब हुई, उसमें क्या हुआ कि इसमें जो है 21 साल के समस्त वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। साथ ही काम के आधार की गारंटी भी दी गई और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए। तो ये 1848 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति थी। बस आज का क्लास इन होता है।
थैंक यू।